दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज मैं लेकर के आया हूं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। यानी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा जो प्रीवियस ईयर का पेपर है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का, उसको आंसर के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा। और बता दूं स्पेशली बीयू झांसी वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं 100% गारंटी करता हूं कि इससे इतना ज़्यादा प्रश्न फंसेंगे कि आप इस वीडियो का महत्व आप अपना पेपर देने के बाद ही समझोगे कि ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर का सलूशन लाया गया है। तो हर बार क्या होता है कि जो पिछले साल का पेपर होता है उसी से प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो 110% गारंटी है कि इस बार भी वही होगा। जो पुराने पेपर से प्रश्न उठाए जाते हैं तो इस पेपर से भी प्रश्न उठाए जाएंगे। अतः मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर पेपर का वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से इस चैनल पर मिलती रहे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आपको अगर PDF चाहिए सेकेंड सेमेस्टर का किसी भी सब्जेक्ट का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप मेरे से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एज ए फ्रेंड जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं और प्रश्नों का सिलसिला चालू करते हैं। आज के 60 प्रश्नों को देखते हैं कि क्या और कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, बालू के टीले बनना एक समस्या है। तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी शुष्क एवं अर्धशुष्क जोन की। ठीक है, बालू का टीला कहाँ बनता है? जो क्षेत्र शुष्क होता है या अर्धशुष्क होता है, यानी एरिड एंड सेमी एरिड जोन की ये समस्या होती है। ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेल्टर बेल्ट का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी दो कतार से अधिक से। ठीक है, शेल्टर बेल्ट का निर्माण किससे होता है? तो दो कतार से अधिक से होता है। और तीसरा प्रश्न है, सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न का सही उत्तर होगा औसत वार्षिक मृदा ह्रास। ठीक है। और अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न है, USLE गणना करता है। तो दोस्तों USLE किसका गणना करता है? तो परत क्षरण की गणना करता है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और पांचवा प्रश्न है, फार्मूला A = RKLSCP। तो दोस्तों ये कारक प्रदर्शित करता है, तो ये क्षरणशीलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए पांचवा प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी क्षरणशीलता। और प्रश्न को देखते जाइएगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रश्नों को शामिल किया गया है। जो आपको सुटेबल लगे आप लोग पढ़ते रहिएगा। और अगला प्रश्न है, USLE में मिट्टी के नुकसान का कार्य है। तो दोस्तों क्या कार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी R और K। ठीक है, यानी USLE में मिट्टी के नुकसान का कार्य है, तो कार्य है A = RKLSCP। तो ये R और K। ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, मृदा अपरदन की प्रक्रिया में वर्षा की तीव्रता सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित करते हैं मिट्टी का बिखराव। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ इस प्रश्न का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं 100% गारंटी करता हूँ कि ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके सिलेबस का प्रश्न है, यानी इसी को आपको पढ़ना है और इसी से आपको पूछा जाएगा। और उसी का मैंने वीडियो लेकर के आया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को झट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चेक डैम का प्रकार है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा चेक डैम का प्रकार है? तो जो ऑप्शन बी है, यानी गैबियन है, ये चेक डैम का प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 100% इसको कल पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों 9वां प्रश्न है, ग्रेटेड कंटूर मेर किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है? तो दोस्तों ये किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है? जल संरक्षण के उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी जल संरक्षण। और दोस्तों अगला प्रश्न है, CSWCRTI स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, मृदा अपरदन का तीसरा चरण है। तो दोस्तों मृदा अपरदन का तीसरा चरण क्या है? अवनालिका क्षरण होता है। ठीक है, यानी गली इरोजन होता है। ये क्या? मृदा अपरदन की तीसरा चरण। दोस्तों ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 100% कल पूछा जाएगा, या फिर आपको जो पेपर हो आपको पूछा ही जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। और 12वीं प्रश्न है, वायुरोधी एवं आश्रय पट्टिका का प्रयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये वायु के वेग को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों 13 नंबर पे प्रश्न में पूछा गया है, IISWC स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो
13 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी ये देहरादून में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों 14वां प्रश्न है, सीढ़ीदार वेदिकाओं को अपनाया जाता है। तो दोस्तों सीढ़ीदार वेदिकाओं को कहाँ अपनाया जाता है? तो सीढ़ीदार वेदिकाओं को पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, पहाड़ी क्षेत्रों में। और 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, यू आकार के नलिकाओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों यू आकार के नलिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो नरम चट्टानों में होता है। ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर में जो प्रश्न है उसको देखते हैं। दोस्तों फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको PDF चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आप मेरे से एज ए फ्रेंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में पूछा जा सकता है आपसे, आश्रय पट्टिका में उगाई जाने वाली प्रजातियों का चयन किस आधार पर होता है? तो दोस्तों इसका चयन किस आधार पर होता है? तो उपयुक्त सभी के आधार पर होता है, जैसे मृदा, स्थलाकृति और जलवायु, तीनों के आधार पर आश्रय पट्टिका में उगाई जाने वाली प्रजातियों का चयन किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, समोच्च देखिए खेती समोच्च मेड़ वेदिकाएँ आदि है। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी यांत्रिक पैमाने हैं। और दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे और 18वें प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर में जो प्रश्न है, अवनालिका क्षरण मुख्यतः उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों अवनालिका क्षरण मुख्यतः उत्पन्न होते हैं तो बिहार भूमि में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी बिहार भूमि। और 19 नंबर प्रश्न है, सरिता क्षीर क्षरण किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों सरिता क्षीर क्षरण ये जो है आपका त्वरित क्षरण की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए सस्य संबंधी उपाय नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द नोट इकोनॉमिकल मेजर ऑफ कंट्रोलिंग सोइल इरोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी चेक डैम। ये क्या है? ये सस्य संबंधी उपाय नहीं है। और अगला है, मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को कहते हैं। तो दोस्तों मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को क्या कहा जाता है? अंतःस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों इस प्रश्न को मैं 110% नहीं बल्कि 200% गारंटी करता हूँ कि इस प्रश्न को सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के हर पेपर में पूछा जाता है और आपके पेपर में भी पूछा जाता है। सो इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा और पॉसिबल हो तो आप लोग पेन से पेपर पे नोट कर लीजिए। अन्यथा आपको PDF चाहिए तो PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, जल संग्रहण शब्द किसने दिया? तो दोस्तों जो 22 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी मायर्स नामक वैज्ञानिक ने वाटर हार्वेस्टिंग शब्द को दिया था। और 23 नंबर प्रश्न है, घासदार जलमार्ग का प्रयोग होता है। तो दोस्तों जो 23 नंबर में प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों घासदार जलमार्ग का प्रयोग होता है अपवाह को संभालने के लिए। ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों द्वारा संरक्षित जलमार्ग कहलाता है। तो 24 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, वनस्पतियों द्वारा संरक्षित जलमार्ग कहलाता है तो घासदार जलमार्ग कहलाता है। और अगला है, ICARDA स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सीरिया में स्थित है। ठीक है। सीरिया में स्थित है। हाँ, वहीं आतंकवादियों वाला सीरिया जहाँ पे आए दिन आतंकी हमले, तालिबानी हमले होते रहते हैं। और आगे देखते हैं, आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा घासदार जल प्रवाह का आराकाट क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी परवलयिक। ठीक है, पैराबोलिक। अब प्रश्न को समझिए एक बार फिर से, क्योंकि इसको भी बार बार पूछा जाता है। आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा घासदार जल प्रवाह का आराकाट क्षेत्रफल है तो परवलयिक है। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, सीढ़ीदार वेदिकाएँ हैं। तो दोस्तों सीढ़ीदार वेदिकाएँ प्लेटफॉर्म की तरह निर्माण है। ठीक है। और अगला देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, समलंबकार मेड़ का निर्माण किस उद्देश्य के लिए कंटूर पर किया जाता है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे अपवाह नियंत्रण, जल संग्रहण और क्षरण नियंत्रण के लिए। और अगला देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न, सूट स्पिलवे का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों इसका निर्माण अवनालिका हेड में किया जाता है। ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और 30 नंबर प्रश्न, यानी इस वीडियो का आधा पार्ट जो है, इस सीरीज का आधा पार्ट यहीं पे है और इसके आगे भी आपको आधा पार्ट देखने को मिलेगा। वीडियो हालांकि लंबा हो रहा है पर घबराने की कोई बात नहीं, रील्स वगैरह देखने से तो बढ़िया है कि आप अपने सिलेबस का वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों मैं गारंटी करता हूँ कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। 30वां प्रश्न है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों मैं 500% गारंटी करता हूँ कि इस प्रश्न को पूछा जाएगा। ठीक है। इस प्रश्न को 500% पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। और प्रश्न क्या रहेगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका जो है
ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, प्रश्न रहेगा नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका पेपर में ऑप्शन बदला हुआ हो सकता है, लेकिन प्रश्न यही रहेगा, मैं इसका गारंटी करता हूँ। अतः बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अपसुफूरण अपरदन में वर्षा बूंद ऊर्जा किस स्थिति में कार्य करती है, किस रूप में कार्य करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी। और आगे देखते हैं, मृदा कटाव मुख्यतः प्रभावित होता है। तो दोस्तों मृदा कटाव मुख्यतः वर्षा की तीव्रता से प्रभावित होता है। अगर वर्षा तेज हो तो मृदा का कटाव तेज हो जाता है, और कम हो तो मृदा का कटाव धीरे धीरे होता है। मृदा से गंदे मृदा युक्त धुंधले पानी का बहना सूचक है। तो दोस्तों ये किसका सूचक होता है? ये सूचक होता है आपका परत क्षरण का। ठीक है, परत क्षरण का सूचक होता है गंदे मृदा से गंदे मृदा युक्त धुंधले पानी का बहना, ये आपका परत क्षरण का सूचक होता है। और भूगर्भिक क्षरण कहलाता है। तो दोस्तों भूगर्भिक क्षरण क्या कहलाता है? ये भूगर्भिक क्षरण जो होता है इसको प्राकृतिक क्षरण और सामान्य क्षरण दोनों कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लेकिन आपको याद करना है, मृदा क्षरण को प्राकृतिक क्षरण भूगर्भिक क्षरण को प्राकृतिक क्षरण या सामान्य क्षरण भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है, परत अपरदन देखा जाता है। यानी दोस्तों 35 नंबर जो प्रश्न है, परत अपरदन कहाँ देखा जाता है? तो ढलान वाली मृदाओं में देखा जाता है। और नेक्स्ट है, भूगर्भिक क्षरण में मृदा का ह्रास होता है। तो दोस्तों भूगर्भिक क्षरण में मृदा का ह्रास कटाव को त्वरित करने से कम होता है। ठीक है, और आगे है, अपरदन को बढ़ावा देने वाली फसल है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है वह कौन सी ऐसी फसल है जो कि अपरदन को बढ़ावा देती है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन डी, यानी ये जो सभी फसल हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी के सभी फसल क्या है, इससे मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, क्योंकि इन सब फसल लगाने से मृदा कटाव को आप नहीं रोक सकते। और अगला प्रश्न है, छोटी अवनालिका की गहराई क्या होती है? तो दोस्तों 38 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, छोटी अवनालिका गहराई 1 मीटर से कम होता है। ठीक है, और आगे है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है। तो दोस्तों मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तरदायी कारक ऑप्शन डी है, क्योंकि अधिक चराई, स्थानांतरित खेती और वनों कटाई, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, मृदा अपरदन को बढ़ावा देता है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और अगला है 40 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी में धुले हुए पदार्थों को हटाना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो है ये रासायनिक क्षरण कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में है, आपका जल एवं मृदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, छोटे चैनल में सांद्रण प्रवाह के कारण होने वाले क्षरण को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको क्षुद्र सरिता क्षरण कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हर बार पूछा जाता है। और अगला प्रश्न है, अवनालिका क्षरण के पूर्व अवस्था है। तो दोस्तों 43 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है अवनालिका क्षरण के पूर्व अवस्था है, तो ये क्षुद्र सरिता क्षरण ही है, अवनालिका क्षरण की पूर्व अवस्था। और दोस्तों आगे है, अवनालिका में एक नेटवर्क को कहा जाता है। तो दोस्तों अवनालिका में एक नेटवर्क को खड्ड क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और आगे है दोस्तों 45 नंबर, अधिक वनों की कटाई का परिणाम है। तो दोस्तों अधिक वनों की कटाई का परिणाम क्या है? सभी के सभी हैं, जैसे बाढ़, मृदा प्रदूषण और मृदा कटाव। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर से इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेकंड सेमेस्टर का किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और साथ ही साथ आप मेरे से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एज ए फ्रेंड जुड़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायु अपरदन में कणों की गति होती है। तो दोस्तों वायु अपरदन में कणों की गति कैसी होती है? तो उत्परिवर्तन, निलंबन और सतह विपर्षण होता है। ठीक है, विसर्पण होता है, सॉरी। वायु अपरदन मृदा कणों गति होती है तो उत्परिवर्तन, निलंबन और सतह विसर्पण होती है। और दोस्तों 47 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है, किस प्रक्रिया द्वारा बड़े और भारी कण की गति करते हैं? यानी किस प्रक्रिया द्वारा जो बड़े कण होते हैं वो गति करते हैं? तो दोस्तों ये जो होते हैं ये सतह विपर्षण के कारण गति करते हैं बड़े और भारी कण। और रेत के टीले बनते हैं। तो दोस्तों रेत के टीले कहाँ बनते हैं? तो ये बलुई मृदा में बनते हैं। ठीक है, क्योंकि बलुई मृदा में बालू होता है, इसलिए वहाँ पे ही बालू का टीला बन जाता है। और निम्नलिखित में से वायु अपरदन का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों ये 49वां प्रश्न जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वायु अपरदन का प्रकार नहीं है,
तो ये जो है आपका ऑप्शन डी यानी बहिर्वेधन, ये वायु अपर्दन का प्रकार नहीं है। और 50 नंबर प्रश्न है, कंटूर मेड़ का प्रयोग होता है। तो दोस्तों कंटूर मेड़ का प्रयोग 750 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। लेस देन 750 लिखा हुआ है। और अगला है 51 नंबर प्रश्न, मृदा की गहराई बढ़ाने पर स्थूल घनत्व दर स्तर। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो ये इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा, यानी घटता है। यानी अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ये कल, मृदा की गहराई बढ़ाने पर स्थूल घनत्व का दर जो होता है, वो दर स्तर होता है, वो घट जाता है। और अगला है कंटूर मेड़बंदी में उपयुक्त ढाल होता है। तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंटूर मेड़बंदी में कितना ढाल होता है, तो 15% ढाल होता है। और अगला है क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि इनमें कौन सी है। तो दोस्तों क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि इनमें कौन सी है, तो इनमें जो ऑप्शन डी है वो यानी उपयुक्त सभी जो है ये क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि है, जैसे कंटूर मेड़बंदी, बेसिन लिस्टिंग और सब सोइलिंग, ठीक है। और अगला है दोस्तों प्राकृतिक या सामान्य क्षरण यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भूगर्भीय क्षरण को कहा जाता है, ठीक है, प्राकृतिक और सामान्य क्षरण। एक इसी से रिलेटेड प्रश्न एक पहले भी पूछा गया था और फिर से इस प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। और अगला दोस्तों देखते हैं 55 नंबर प्रश्न, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यानी दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। और प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, इसको 500% गारंटी है कि इस प्रश्न को पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाता है आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के पेपर में। यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहाँ है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। और अगला है दोस्तों 56 नंबर प्रश्न, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 49 के बाद एक बार 56 आ रहा है, और एक्चुअली 49 नंबर प्रश्न नहीं है, ये जो है ये 55 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये 49 दूसरे पेज का कटिंग आ गया है, तो आपको ध्यान नहीं देना, ये 55 नंबर प्रश्न था। और अगला जो है वो 56 नंबर प्रश्न है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इस प्रश्न में पूछा गया था पट्टीदार खेती का इनमें से कौन सा रूप है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा रूप है, तो उपयुक्त सभी के जो रूप हैं ये पट्टीदार खेती के रूप है, जैसे वायु पट्टीदार खेती, कंटूर पट्टीदार खेती, बफर पट्टीदार खेती इत्यादि। और अगला है उत्परिवर्तन प्रक्रिया में कणों का आकार होता है। तो दोस्तों उत्परिवर्तन प्रक्रिया में कणों का आकार जो होता है वो होता है 0.1 से 0.5 mm डियामीटर का, यानी व्यास का। यानी आपसे पूछा है उत्परिवर्तन प्रक्रिया में कणों का आकार होता है, तो 0.1 से 0.5 mm व्यास होता है। और अगला देखते हैं, अगला है वायु के कटाव की संभावना न्यूनतम है। तो दोस्तों वायु के कटाव का संभावना न्यूनतम किस में है, तो ढेलेदार सतह में, ठीक है, क्योंकि ढेले बड़े बड़े होंगे तो कम वायु में उड़ जाएंगे, कम उड़ पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगला देखते हैं 59 नंबर प्रश्न, सर्वमान भूमि हानि समीकरण दिया गया। तो दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया, तो दोस्तों ये जो है ये विस्मायर और स्मिथ के द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये इसके बाद और एक प्रश्न बाकी है, उससे पहले आप लोग के फायदे के लिए बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसका पीडीएफ भेज दिया जाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ आप मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एज ए फ्रेंड जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं, मृदा सतह के नज़दीक हवा बहाव की गति होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 0 होता है, ठीक है। प्रश्न को समझिए, इस प्रश्न को हर बार पूछा जाता है, मृदा सतह के नज़दीक हवा बहाव की गति होती है तो 0 होती है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।